हेलो नमस्कार मित्रों। मैं देवेंद्र कुमार आप सभी प्यारे मित्रों का MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने DLED चतुर्थ सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की बहुविकल्पीय प्रश्नों का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। दोस्तों, इससे पहले मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं, जिसमें आपने 40 प्रश्नों को देखा था। तो दोस्तों, आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज की वीडियो को। देखते हैं प्रश्न नंबर 41 क्या है। प्रश्न नंबर 41 है, इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों, ये कथन H.G. वेल्स का है। ये कहते हैं कि इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक मानव जाति का कर्ता है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों, ये कथन जॉन एडवर्स का है। किसका है दोस्तों? जॉन एडवर्स का। अगला प्रश्न, ग्राम शिक्षक समिति का संशोधन कब हुआ था? तो ग्राम शिक्षक समिति का संशोधन 1975 में हुआ था। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मातृ शिक्षक संघ में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, जो मातृ शिक्षक संघ बनाया जाता है इसमें कुल 20 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, मीना मंच का उद्देश्य जो होता है वो बालिकाओं की शिक्षा का विकास करना होता है। मीना मंच की जो बुक आती है छोटी छोटी स्कूलों में, मीना मंच के नाम से, जिसमें मीना होती है, मिट्ठू नाम का तोता होता है, तो उस सब का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? बालिकाओं की शिक्षा का विकास करना। अगला प्रश्न है, बाल गणना पंजिका है। तो दोस्तों, बाल गणना पंजिका क्या होती है? ये एक शैक्षिक अभिलेख होता है। क्या होता है? शैक्षिक अभिलेख होता है। शिक्षक की भूमिका होती है। तो दोस्तों, शिक्षक एक मित्र की भांति भी कार्य करता है, एक निर्देशक की भांति भी कार्य करता है, एक सुविधा प्रदाता भी होता है। तो दोस्तों, ये सभी शिक्षक की भूमिकाएं होती हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी, आ और बा दोनों। अगला प्रश्न 48 नंबर, विद्यालय में छात्रों की अनुशासनहीनता बढ़ना ये किसका दायित्व होता है? प्राचार्य की भूमिका, प्राचार्य का उत्तरदायित्व, प्राचार्य का कार्य या प्राचार्य की जवाबदेही। तो दोस्तों, विद्यालय में अगर छात्रों में अनुशासनहीनता बढ़ती है तो इसमें प्राचार्य की जवाबदेही होगी। प्राचार्य इसका जवाब देंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। नागरिक मूल्यों के विकास संबंधी क्रिया है। तो दोस्तों, नागरिक मूल्यों, जो नागरिक होते हैं उनके मूल्यों के विकास संबंधी क्रिया क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा छात्र परिषद। अगला प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं छात्रों के स्वास्थ्य के लिए सशक्त चिकित्सा हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं छात्रों के स्वास्थ्य के लिए सशक्त चिकित्सा हैं। ऐसा क्या क्या हो सकता है? तो खेल चिकित्सा, योग चिकित्सा और समूह चिकित्सा। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया तर्क शक्ति का विकास करती है? तो दोस्तों, कौन सी हो सकती है जो तर्क शक्ति का विकास करती है? तो निबंध लिखते हैं तब भी हम अपने दिमाग को यूज करते हैं, मस्तिष्क को यूज करते हैं, नाटक करते पर भी करते हैं और खेलकूद में भी हम अपने मस्तिष्क का यूज करते हैं। तो ये सब तर्क शक्ति सबको बढ़ाती हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी, वाद विवाद। क्योंकि जो वाद विवाद होता है उसमें ये सभी की सभी क्रियाएं जो होती हैं वो सम्मिलित हो जाती हैं। तो यहाँ पे सही जवाब लगाएंगे तो एक ऐसा उत्तर चूज करते हैं जिसमें बाद बाकी के सभी ऑप्शन समेटे हुए हों। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूचना का आशय किससे होता है? तो दोस्तों, सूचना का आशय ज्ञान से होता है। किससे होता है? ज्ञान से होता है। सुनामी का निर्माण होता है। सुनामी का निर्माण कब होता है दोस्तों? जब पृथ्वी की प्लेट खिसकती हैं या चट्टानों के टूटने से, वैश्विक ऊष्मा से, पृथ्वी के नीचे खिंचाव और बिछाव की हलचल से। तो दोस्तों, जब पृथ्वी की जो प्लेटें होती हैं जब वो खिसकती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, तो सुनामी आती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए। बादल फटने का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, बादल फटने का जो अर्थ होता है उसका है कि अचानक भारी वर्षा होना। ओले पड़ना, ओले पड़ते हैं तब तो बादल नहीं फटता है। हल्की बौछार होती तब भी नहीं फटता है। बर्फ़ पिघलना ये तो गर्मी से होता है। तो बादल फटने का अर्थ क्या हो गया? कि अचानक भारी वर्षा होना। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में की गई। भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थित है। तो दोस्तों, भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद में स्थित है। किसमें, कहाँ स्थित है दोस्तों? इलाहाबाद में।
अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये स्थापना 1962 में 1962 में हुई थी। न्यूपा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मानव संसाधन विकास मंत्री होता है न्यूपा परिषद का अध्यक्ष। अगला प्रश्न, आधुनिक पर्यवेक्षण अध्यापन व अधिगम के श्रेष्ठ विकास में सहायक है, ये किसका कथन है? तो दोस्तों ये बिल्स महोदय का कथन है। किसका है? बिल्स का। अगला प्रश्न 60 नंबर, वरिष्ठ अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन निरीक्षण है, ये कथन किसका है? डॉक्टर मुखर्जी का कथन है कि वरिष्ठ अध्यापक और प्रधानाध्यापक द्वारा जो निरीक्षण किया जाएगा या मूल्यांकन किया जाएगा वही निरीक्षण होगा। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ये राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी भी इलाहाबाद में है। NCERT का गठन कब हुआ? तो दोस्तों ये 1961 में हुआ था गठन इसका। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इग्नू कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जो इग्नू है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो इसका जो प्रशिक्षण परिषद है, शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसका मुख्य कार्यालय या प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक है। तो इसके लिए क्या आवश्यक है? सबसे पहले योजना बनाना। क्या? योजना बनाना। मानवीय प्रबंधन के घटक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों मानवीय प्रबंधन के घटक शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज, समुदाय, ये मानवीय प्रबंधन के घटक होते हैं। समस्या समाधान का प्रमुख अंग क्या है? तो दोस्तों समस्या समाधान का प्रमुख अंग निर्णय प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल और शौचालय आदि व्यवस्था की जा सकती है, किसके द्वारा की जाती है? ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा बिल्कुल की जा सकती है। अभिभावक शिक्षक संघ भी कर सकते हैं, समुदाय के द्वारा भी की जा सकती है। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त तीनों के सहयोग से। अगला प्रश्न, NCERT स्थित है। तो दोस्तों NCERT कहाँ स्थित है? ये आपकी नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों यहाँ से परीक्षा में आए हुए प्रश्न शुरू हो रहे हैं, इन पर थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए क्या आवश्यक है? कम से कम एक महिला का होना आवश्यक है। लो कास्ट नो कास्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है, किसके द्वारा? बाजार से वस्तुएं क्रय करके, शासन द्वारा प्राप्त सामग्री से, स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से या प्रधानाचार्य द्वारा प्राप्त कराई गई सामग्री से। तो दोस्तों जो इस हमारे स्थानीय परिवेश में जो वस्तुएं उपलब्ध हैं उनसे लो कास्ट और नो कास्ट, मतलब कम प्राइस और ना के बराबर प्राइस वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है। अगला प्रश्न 72 नंबर, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं, भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा या अभिभावक द्वारा? तो दोस्तों जो प्राइमरी में बच्चों को पाठ्य पुस्तक दी जाती हैं वो राज्य सरकार द्वारा दी जाती हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं। तो दोस्तों कक्षा 1 में 1 पाठ्य पुस्तक है और कक्षा 2 में 2 पाठ्य पुस्तकें। प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से प्रारंभ किया जाता है? तो दोस्तों ये कक्षा 3 से संस्कृत का पाठन शुरू होता है। समय सारणी दर्शाती है। समय सारणी क्या दर्शाती है? बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को, शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को, प्रधानाध्यापक के नेतृत्व को या सभी क्रियाकलापों को। तो दोस्तों समय सारणी में ये सभी ओपन किए जाते हैं, सभी बातें लिखी जाती हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा सभी क्रियाकलाप। प्रश्न नंबर 76, पाठ्य सहगा में क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए, किसको? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षक को। पाठ्य सहगामी जो क्रिया का संचालन है उसका दायित्व शिक्षक को सौंपना चाहिए। प्रश्न नंबर 77, प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं। प्रत्येक जनपद में जो कार्यरत जिला समन्वयक होते हैं वो किसके अधीन होते हैं? तो दोस्तों वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन होते हैं। उसके बाद दोस्तों 78 नंबर प्रश्न है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय लखनऊ में है। सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था कौन सी है? मतलब जिला स्तर की सर्वोच्च एकेडमिक संस्था कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जिला स्तर पर डाइट होता है। कौन सा होता है?
डाइट होता है। उसके बाद दोस्तों, कक्षा कक्ष में एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप के संपन्न कराने के लिए आवश्यक है नेतृत्व करना, योजना बनाना, प्रशासन करना, प्रबंधन करना। तो दोस्तों इसका जवाब अभी देखा था, योजना बनाना। कक्षा कक्ष और कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए योजना बनाना आवश्यक है। अगला प्रश्न, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं होता? तो दोस्तों इसका सही जवाब है वित्तीय संसाधन का समन्वय नहीं होता। किसका समन्वय नहीं होता? वित्तीय संसाधन। अगला प्रश्न है, विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। किसका ध्यान दिया जाना चाहिए? तो जो बच्चे में गुण और शक्तियों का ध्यान दिया जाना चाहिए कि बच्चे में कौन कौन से गुण निहित हैं। तो अंतर्निहित गुणों और शक्तियों का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। कैसे? उनकी पठन क्षमता के अनुसार, उनकी लेखन क्षमता के अनुसार, उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा शारीरिक अभिवृद्धि। अभी लेखन क्षमता या पठन क्षमता के अनुसार कर देंगे और बच्चा कक्षा 1 का तो ऊंची डेस्क उसके लिए कुछ काम की नहीं है, इसलिए उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रश्न नंबर 84 है, अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। तो दोस्तों अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष जो है वो प्रशासन है। अगला प्रश्न, मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नज़दीक कौन होते हैं? तो दोस्तों बच्चों के अधिक नज़दीक से माँ होती है। ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। बेसिक स्कूल का वरिष्ठ शिक्षक, बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक। तो दोस्तों जो बेसिक स्कूल का या प्राइमरी स्कूल का प्रधानाध्यापक होता है वो ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होता है। क्या होता है दोस्तों? सचिव। और अगर ग्राम प्रधान की बात करें तो उसका प्रधान होता है, अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न, उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है। तो कैसे निर्धारित करता है? प्रबंधन की सफलता को। अगला प्रश्न है, लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है स्वयं का अवलोकन करने का, निरीक्षण करने का, स्वयं का निष्कर्ष निकालने का या उपयुक्त सभी का। तो दोस्तों लर्निंग कॉर्नर के द्वारा बच्चे अपने आप का सब कुछ कर सकते हैं, अवलोकन भी कर सकते हैं, निष्कर्ष भी कर सकते हैं और निरीक्षण भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 88, परिषदीय प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 2 में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों अभी बताया था कक्षा 1 में 1 है और कक्षा 2 में 2 पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न, सामान्य रूप से विद्यालय में कुल कितनी प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है? तो दोस्तों सामान्य रूप से कुल एक ही प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है। अगला प्रश्न है 90 नंबर, समय सारणी उत्तम साधन है। समय सारणी उत्तम साधन है किसका? विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का, नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, शिक्षकों में शिक्षण अनुशासन का, प्रधानाध्यापक के निरीक्षण की सुविधा का। तो दोस्तों इसका सही जवाब है नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।